डियर स्टूडेंट, मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। छात्रों, भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर आगे और चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आज फिर से उपस्थित हैं। छात्रों, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा की थी। जैसे अगर कोई धारावाही चालक है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो गतिमान आवेश पर बल के द्वारा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या की थी। छात्रों, आपको पता होगा कि उस चालक पर बल क्यों लगा था। उस चालक पर बल आवेशों पर, चूंकि आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा था, तो उनका सदिश योग, सभी का संयुक्त प्रभाव उस चालक पर लगने वाला बल था। हमने समानांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल की भी व्याख्या की थी और वहां ये समझा था कि अगर समान दिशा में धारा बह रही है तो आकर्षण और विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। एम्पियर के परिभाषा को भी यहाँ समझा था। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा को भी समझा। इससे संबंधित मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से किया होगा और सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। छात्रों, आज चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उन बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। तो आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे छात्रों, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? क्या वह सीधी रेखा में गति करेगा या उसका पथ कुछ भिन्न प्रकार का होगा? इसके लिए मैं 3 केसेस में डिफाइन करूंगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करे, ठीक है, एक बार हम इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होता है, या इससे भिन्न थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होगा। आंकिक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे इनसे संबंधित। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के पथ के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला केस हमारा है कि जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। अगर समानांतर प्रवेश करता है, इसका मतलब ये रहा कि कण का जो वेग है वो क्षेत्र की दिशा के कैसे हो गया? समानांतर। v वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर b, समानांतर प्रवेश कर रहा है। और थीटा क्या होता है? v और b के बीच का, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है b, एक आवेशित कण है प्लस q, क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समानांतर v वेग से प्रवेश करता, ठीक है। वेक्टर v में दिशा भी है और परिमाण भी, ठीक है। तो चूंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल होगा। कितना बल होगा? Fm बराबर q v b साइन थीटा। इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था, लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है
जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, उसका मान कितना होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 लगा दिया तो हमारे पास हो गया ये क्यू बी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये पूरी संख्या 0 हो गई। इसका मतलब नेट बल कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर कोई बल नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या रहा, आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब जैसे एंटर हुआ सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो इसका पथ कैसा हो गया, सरल रेखा, सीधी रेखा में बिना विचलित हुए निकल जाएगा। तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होगा। अगर यही मैं बात करूं कि यदि कोई आवेशित कण, मान लीजिए यही क्षेत्र है, इसमें एक आवेशित कण है, ये प्लस क्यू, ठीक है। ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कैसे, विपरीत दिशा में v वेग से प्रवेश करता, कैसे, तो ये हो गया प्रति समानांतर। कैसे हो गया, प्रति ठीक है, प्रति समानांतर। तो प्रति समानांतर जब ये प्रवेश करेगा तो उस समय थीटा का वैल्यू कितना होगा छात्रों, कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर 180 है तो साइन में 180 का भी वैल्यू कितना होता है, 0। तो वहां पे भी एफ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये रहा कि अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करेगा तब भी वो सरल रेखा में गति करेगा, और प्रति समानांतर गति करेगा तब भी उस पर कोई बल नहीं लगेगा, अतः वह सरल रेखा में ही गति करे। ठीक है। तो अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। छात्रों और आगे चर्चा करते हैं कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो अगर लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कितना है छात्रों, वेक्टर v, क्रॉस द्वारा प्रदर्शित है। क्रॉस का मतलब मैंने बताया था, ठीक बता रहे हैं आप, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज के तल के लंबवत कैसे है, अंदर की ओर। इसमें एक आवेशित कण है, धनावेशित कण, प्लस क्यू, कितना, प्लस क्यू। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत बिंदु O पर v वेग से प्रवेश करता है। कैसे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत। और क्षेत्र कैसे है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। जब ये क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गया तो इस चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आपको पता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है। ठीक है, पता है ना आपको, हाँ ठीक बता रहे हैं आप, चुंबकीय बल QBB साइन थीटा। तो इसका मतलब इस आवेशित कण पर एक बल लग गया होगा, कितना, FM बराबर QBB साइन थीटा। Q आवेश V वेग से प्रवेश कर रहा है, B क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, और कितने कोण पर प्रवेश कर रहा है, 90 पर। इसलिए साइन थीटा की जगह कितना आ गया, साइन 90 डिग्री, बिकॉज वेक्टर V इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। अर्थात कितना बल लग गया, QVB। अब इसकी दिशा को भी समझ लेते हैं, इसकी दिशा क्या होगी। तो छात्रों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह बताता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में
गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वो v के भी लंबवत होता है, चलने की दिशा के भी लंबवत होता है और क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होता है। अब जरा देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। छात्रों, धनावेश किधर गति कर रहा है? किधर गति कर रहा है? इधर। ठीक है, क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारा की दिशा, धनावेश के चलने की दिशा में मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। तो धनावेश अगर इधर चल रहा है तो धारा की दिशा क्या हो गई? धनावेश के चलने की दिशा। तो ये धारा की दिशा हो गई। क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बल कैसे आ गया? ऊपर। मीन्स कागज के तल में ऊपर की ओर, किसके? वेग के लंबवत। वेग के लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब जरा यहां समझने का विषय है छात्रों कि जो Fm है ये v के लंबवत है। कण पर एक बल लग रहा है जो कण के चलने की दिशा के लंबवत है। इसका प्रभाव क्या होगा? कण ऐसे जाना चाह रहा है, बल उसे ऐसे ले जाना चाह रहा है। दोनों के प्रभाव में कण न इधर जा पाएगा न इधर जा पाएगा, इनके बीच में एक रास्ता तय करेगा। और इस रास्ते को तय करते समय उसके वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, क्योंकि वेग का परिमाण कौन बदलता है? बल अगर इस दिशा में होता तभी तो उसका परिमाण बदलता, अदरवाइज वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, केवल कण के वेग की या कण के गति की दिशा बदलेगी। और अगर कण की गति की दिशा, चूंकि आरोपित बल Fm कण के वेग की v की दिशा के लंबवत है, अतः इस कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है। इसका मतलब गति करते हुए जब ये बिंदु P पर पहुंचेगा उस समय भी जो वेग होगा उसका परिमाण कितना होगा? v, केवल दिशा बदल जाएगी। दिशा स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित हो जाएगी वहां। और आगे चर्चा कर लेते हैं छात्रों। ये बिंदु P पर पहुंच गया तो वेग यहां v था, यहां कितना हो गया? ऐसे स्पर्श रेखा। ठीक है, इस वेग में दो चीजें हैं, ये दिशा और ये इसका परिमाण शो कर रहा है। ठीक है, परिमाण कितना है? v। जब ये बिंदु P पर पहुंचा तो जरा हम देख लेते हैं उस समय इस पर कितना बल लग रहा होगा। तो Fm बराबर QBV साइन थीटा। ठीक है, Q कितना है? उतना ही है। वेग का परिमाण कितना है? ये भी नहीं बदला, उतना ही है। क्षेत्र कितना है? अरे हम उसी क्षेत्र में तो चल रहे हैं, उसी क्षेत्र में चल रहे हैं, तो v भी उतना ही है। और थीटा कितना था? 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ? 1। तो ये हो गया QVB। ठीक है, जब आवेश कहां पहुंच गया था? यहां। ठीक है, इसकी दिशा तो देखें, धारा की दिशा, क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बल ऐसे बाएं हाथ के नियम से। तो जो बल है फिर वेग की दिशा के लंबवत है। Fm v के लंबवत है, अर्थात जब मैं यहां से यहां पहुंचा, O से P पर पहुंचा, तो आपने देखा, क्या देखा? न तो Fm बदला, Fm का परिमाण नहीं बदला, न v का परिमाण बदला, केवल क्या बदली? Fm और v की दिशा। ठीक है, तो Fm और v की दिशा बदलती है, परिमाण नहीं बदलता। और आगे चलते हैं। गति के दौरान ये बिंदु Q पर पहुंचा होगा, क्योंकि यहां से भी इसका रास्ता कुछ ऐसे हुआ होगा, न ऐसे न ऐसे, इसके बीच में होकर बिंदु Q पर पहुंचा। तो Q पर भी आवेश वही क्या है? Q। उतने ही वेग का परिमाण भी नहीं बदल रहा, उसी क्षेत्र में है, तो बल फिर कितना लगेगा? QBB। तो यहाँ पे भी Fm और v की दिशा बदलती है, परिमाण नहीं, मतलब उतना ही वेग का परिमाण रहा और उतना ही बल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहा कि आवेशित कण एक ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है, कण एक ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान है जिसका परिमाण नियत है, परिमाण नहीं बदल रहा। Fm का परिमाण कितना है? QBB। दिशा बदल रही है, निरंतर लगातार बदल रही है, और सदैव वेग के क्या है? लंबवत। वेग की दिशा के क्या है? लंबवत। इसका मतलब कण, सोचिए जरा,
कण किस रास्ते गति करेगा? तो फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक आया था और वहां हमने चर्चा की थी। आप बताइए। ठीक है, वृत्तीय पथ। कैसा पथ? वृत्तीय पथ। तो कण एक नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो बल है उसकी दिशा वेग की दिशा के लंबवत रहती है और बल का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान आता है। अर्थात कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी। वो कौन प्रोवाइड कराएगा? चुंबकीय बल। ठीक है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m है और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, कितनी है? r है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल अगर चुंबकीय बल के बराबर है तो अभिकेंद्र बल कितना हुआ छात्रों? mv² अपॉन r। आपने पढ़ा है चुंबकीय बल QBV। इस v से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर mv अपॉन QB। mv क्या है? कण का संवेग। इसका मतलब जो कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो mv के क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो एक कंक्लूजन निकल के आया कि आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। और उसकी त्रिज्या कितनी होती है? r बराबर mv बटे QB। m क्या है? कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, q कण पर आवेश और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और साथ में कंक्लूजन निकला कि वो जो त्रिज्या है वो संवेग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। छात्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं नोट्स के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि चुंबकीय बल गतिमान आवेशित कण की चाल को नहीं बदलता। जो चुंबकीय बल लग रहा है उससे उसकी चाल मतलब वेग का परिमाण नहीं बदला, मतलब चाल नहीं बदली। और चाल नहीं बदली तो क्या नहीं बदला? गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ mv²। तो अतः उसकी गतिज ऊर्जा में कोई अंतर। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। अब बात कर लेते हैं कि चूंकि वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो उसका परिक्रमण काल कितना होगा? एक पूरा चक्कर करने में लिया गया समय। तो t बराबर कण द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे कण का वेग। वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, केंद्र O है उसका, ठीक है, और केंद्र, ये केंद्र है, r त्रिज्या है, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर करने में इसकी कितनी दूरी तय करेगा? 2πr, ठीक है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 2πr। कण का वेग हो गया v। r अपॉन v का मान लगाऊं तो r बराबर अभी हमने बताया था mv बटे QV। अगर हम इस v को इधर ले आए तो r बटे v बराबर कितना हो गया? m बटे QV। तो ये हो जाएगा t बराबर 2πm अपॉन QV। आवर्तकाल बराबर 2πm अपॉन QV। आवर्तकाल में कहीं वेग नहीं आ रहा। इसका मतलब जब कोई आवेशित कण यहाँ वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसका परिक्रमण काल चाल पर निर्भर नहीं करता। अगर हम चाल बढ़ा देंगे तो r भी बढ़ जाएगी, लेकिन आवर्तकाल उतना ही रहेगा। छात्रों, ये चीजें बहुत समझ में आई होंगी। अब हम एक और चीज पर डिस्कस करते हैं कि अगर आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से न तो समानांतर, न प्रति समानांतर, न लंबवत प्रवेश करे, किसी कोण पर प्रवेश करे। कर लेते हैं चर्चा। एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से प्रवेश करता है, ठीक है। इस वेग के दो घटक हो जाएंगे, v cos थीटा क्षेत्र के समानांतर और v sin थीटा क्षेत्र के लंबवत। आपने कहा समानांतर और लंबवत क्यों लिए? अरे अभी दोनों पर तो हम चर्चा करके चुके हैं कि समानांतर प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव होता है और लंबवत प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव होता है। दोनों के बारे में पता है तो हम उन्हीं का यूज कर लेंगे यहाँ। तो मैंने दोनों घटक ले लिए। कौन से? समानांतर और लंबवत। दोनों घटक आ गए। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि आखिर
समानांतर जो घटक है उस पर क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा। अभी तो पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? ठीक बता रहे हैं आप। वो आपने पढ़ा था कि कोई प्रभाव नहीं, अगर समानांतर प्रवेश करता है तो कोई बल ही कार्य नहीं करता। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण समानांतर गति पर कोई बल नहीं लगेगा, अतः इस में कैसे गति करेगी? वो रेखीय सरल रेखा में गति करेगी। लंबवत है तो लंबवत में एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण किस पथ पर गति करेगी? वृत्तीय पथ पर। अब जरा समझें, एक कण है, ठीक है, बल लगा, सरल रेखा में भी जाना चाहता है, और ये जो लंबवत घटक है उसे घुमाना चाह रहा है, और समानांतर घटक उसे सीधी रेखा में ले जाना चाह रहा है। तो वो कण कैसे चलेगा? रेखा में भी चलेगा और घूमेगा भी। तो उसका पथ कैसा हो गया? ऐसा। और इस पथ को क्या कहते हैं? हेलिक्स पाथ, कुंडलिनी पथ। अर्थात पथ कैसे गति करेगा? एक कुंडलिनी, कुंडल के आकार के पथ में, जिसमें आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। अगर ये घूम रहा है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। पथ तो क्लियर हो गया, कैसा रहा? हेलिक्स पाथ, कुंडलिनी पथ। तो संयुक्त प्रभाव ये हो जाएगा कि आवेशित कण कुंडली पथ पर गति करेगा। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? R बराबर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। क्योंकि घुमा कौन रहा है? लंबवत घटक, इसलिए यहां पर वेग का कौन सा घटक लिया जाएगा? लंबवत। अगर मैं आवर्तकाल की बात करूं तो 2πm अपॉन क्यूबी। वो तो निर्भर ही नहीं करता किस पर? वेग पर। तो हो गया 2πm अपॉन क्यूबी। अब मैं बात करता हूं पिच की। पिच क्या होती है? जब कोई कण हेलिक्स पाथ पर चलता है तो जो एक चक्कर घूमता है उतने में जितना आगे बढ़ जाए वो क्या है? उसकी पिच। जरा ऐसे चल रहा था तो ये एक चक्कर घूमने में इतना ही तो आगे चला, तो ये क्या हो गई? इसकी पिच। क्या हो गई? पिच। तो इसके लिए कौन सी गति है? समानांतर। समानांतर घटक कितना है? v पैरेलल। और एक पूरा चक्कर करने में समय कितना लग रहा है? t। तो दैट इज p v पैरेलल इंटू t। t क्या है? आवर्तकाल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समानांतर प्रवेश करे तो कैसा, लंबवत करे तो कैसा, किसी कोण पर प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा। बहुत विस्तृत चर्चा हुई, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। और आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी में 4.11 है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, 1 गॉस इज इक्वल 10 की पावर -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। वहां एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र की दिशा के लंबवत भेजा गया है। तो पथ वृत्ताकार होगा। इसकी तो अभी चर्चा हो, इसमें पूछना है कि व्याख्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। इसके बारे में तो अभी विस्तृत चर्चा हुई है कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बल है वो वेग की दिशा के लंबवत लगता है, परिमाण बदलता नहीं है, इसलिए वह कण के पथ को वृत्ताकार कर देता है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी पथ की? तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31, क्षेत्र की तीव्रता 6.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया, वेग 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। पथ की त्रिज्या का सूत्र पता है, R बराबर एम बी बटे क्यूबी। वैल्यू लगा देते हैं छात्रों। R बराबर m 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू V 4.8 इंटू 10 की पावर 6, आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और क्षेत्र की तीव्रता 6.5 इंटू 10 की पावर -4। देखिए 1.3 से ये 5 टाइम्स और 1.3 से ये 7 टाइम्स, 1.6 से 4.8 3 टाइम्स। तो छात्रों ये आ गया 7 इंटू 3 21 और नीचे 5। अब पावर का हिसाब कर लेते हैं, -19 -4 -23, ऊपर गए प्लस की 23 और 6 पहले से 29, तो -10 की पावर -2 बची। इससे अगर डिवाइड करें इसे तो कितना आएगा? 4.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और अगर इसे और कन्वर्ट करें तो त्रिज्या आ गई 4.2 सेंटीमीटर।
अर्थात कण वृत्तीय पथ पर जो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। छात्रों, आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। अगर वो समानांतर प्रवेश कर रहा है या प्रति समानांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? आप ठीक बता रहे हैं, सरल रेखीय। बहुत अच्छा। अगर लंबवत प्रवेश करे तो कैसा होता है? आप बताइए। ठीक है, ठीक बता रहे हैं ये भी, लंबवत। और वो अगर लंबवत है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो अगर थीटा 0 है तो कैसा था? सरल रेखीय। ठीक है। अगर 90 है तो कैसा हो गया? वृत्तीय। ठीक है। और यदि थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री तो कैसा है? कुंडलिनी पथ होता है। ठीक है। ये हमने डिस्कशन में पाया है। इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर भी चर्चा की है हमने छात्रों। ये चीज आपको समझ में आई कि पथ किस किस तरह के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो निगमन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका निगमन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया है छात्रों, इस होमवर्क को आप घर से कर लेंगे। आज पढ़ाए हुए टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन। आप घर से पढ़ के आएंगे, आगे चर्चा बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ थैंक यू।